नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विष्णुपाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीसीआर क्लासेज पर। आईसीसीआर क्लासेज पर अब आपको मैथ के साथ साथ साइंस की क्लासेज भी मिल रही है। जो साइंस की सेवाएं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीसीआर क्लासेज पर सुरेंद्र सर द्वारा साइंस पढ़ाई जा रही है, जिसमें आपका जो पहला चैप्टर होता है साइंस एनसीईआरटी की बुक का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण उसको उन्होंने 2 क्लास में पूरा करा दिया है। अब आगे की क्लास में वो चैप्टर नंबर 2 की चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छी साइंस पढ़ाते हैं, तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल के साथ जुड़ जाइए। बहुत ही जल्द इस पर इंग्लिश की सेवाएं भी आपको क्लासें भी मिलने लगेगी। मैथ, साइंस और इंग्लिश तीनों की सब्जेक्ट की क्लासें आपको एक डेली बेसिस पर यहाँ पर मिलेगी, जो कि एक बेस्ट कंटेंट के साथ उपलब्ध कराई जाएगी। हम बात कर रहे थे मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में हमने जो प्रश्नावली एक स्टार्ट की थी, उसमें 1.1 और 1.2 की बात कर ली थी। आज से हम बात कर लेंगे प्रश्नावली 1.3 की, जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। 1.3 यहाँ से जब भी बोर्ड का एग्जाम हुआ है या आप इससे पहले के बोर्ड के जो भी पेपर उठा के देखोगे, तो इससे क्वेश्चन आपको 3 नंबर में 100% देखने को मिलेगा। यानी कि हर साल इससे क्वेश्चन आ रहा है, वो 3 नंबर का आता है। आप सभी को पता होगा, तो इस क्लास को आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। और प्रत्येक जो भी आपका जानकार है या आपका मित्र है जो 10th क्लास में पढ़ता है, तो उस पर इस क्लास को आप शेयर करें और चैनल को उसको बोले कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बात कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। उदाहरण नंबर हम बात कर रहे हैं 9 की। उदाहरण नंबर किसकी? 9 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें उदाहरण नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। भाई सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ जो √3 है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि √3 के लिए सिद्ध कीजिए। अगर आपके एग्जाम में √3 की जगह √2 आता है, तो भी आपको इसी मैटर को, जो मैं बता रहा हूँ उसी कंसेप्ट को लगाना है। और अगर √5 आता है और √7 आता है, इस जो एक्सरसाइज है 1.3, उसमें आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिद्ध हमें अपरिमेय करना है, लेकिन उसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिसमें एक तो क्या है कि डायरेक्ट वो अपरिमेय संख्या दे रहा है, जैसे √, के रूप में दे रहा है, √3 दे रहा है, √2 दे रहा है, √5 दे रहा है, √7 दे रहा है। लेकिन एक प्रकार का क्वेश्चन क्या होगा, जिसमें वो क्या देगा, एक परिमेय संख्या भी देगा और एक क्या देगा, अपरिमेय संख्या भी देगा। एक परिमेय भी देगा और एक अपरिमेय संख्या भी देगा। एक इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो एक इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो एक प्रकार के जो टाइप है, टाइप फर्स्ट की हम चर्चा इस क्लास में करेंगे और टाइप सेकंड की चर्चा हम क्या करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। और लास्ट क्लास अब एक और होगी, जिसके बाद ये एक्सरसाइज मतलब कि एक जो पहली प्रश्नावली थी वो कंप्लीट हो जाएगी। अब इसको किस प्रकार सिद्ध करें कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी हो, तो पहले आप क्या करेंगे कि भाई अपरिमेय दे रहा है, उसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम पहले क्या मान लेंगे कि ये √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी कि हम उल्टा लेके चलेंगे। वो अगर अपरिमेय बोल रहा है तो हम क्या लेके चलेंगे, परिमेय। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन में हमें संख्या दे रखी है उसे क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। तो हम लिख लेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। सर्वप्रथम हम क्या मानेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। कुछ नहीं लिखना, ये लाइन लिख देनी, सिर्फ अपरिमेय जगह क्या लिखना है, परिमेय संख्या लिखना है कि माना √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मानते ही हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो √3 है, एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि √3/1, और इसे किसके रूप में लिख दिया, p/q। और जो यहाँ हमें p और q है, ये क्या है, एक सहभाज्य संख्या है। हम ये लिख सकते हैं कि जहां p व q सहभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य
संख्या है। कौन सी संख्या है? सभाज्य संख्या है। जहां पी और क्यू क्या है? सभाज्य संख्या है। और एक चीज और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सभाज्य संख्याएं होती है उनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिनका महत्तम समावर्त पी ऑफ क्यू उनका कितना होता है? एक होता है। सभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना होता है? एक होता है। यहाँ करने के बाद हमें क्या करना है? इनका वज्र गुणा करते हैं। वज्र गुणा हमने 8th क्लास या 7th क्लास में पढ़ा था कि जो ऊपर की संख्या होती है उसे नीचे की संख्या से, और जो नीचे की संख्या होती है उसे ऊपर की संख्या में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ लिख भी सकते हैं या लिखे भी सकते हैं या नहीं भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम क्या करेंगे? वज्र गुणा करेंगे तो पी का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? पी, और √3 का गुणा क्यू से करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 क्यू। इसे दे देंगे हम क्या? समीकरण नंबर 1। क्या दे देंगे? समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। समीकरण नंबर 1 का क्या करना? वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो देखो पी का जब स्क्वायर कर देंगे पी और एक बी से और गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। और √3 का कितना होता है? 3 और क्यू स्क्वायर। ठीक है, √3 का क्या हो गया? 3 और क्यू स्क्वायर। जब भी अंडरूट की संख्या का हम स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं तो उनका अंडरूट हट जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 क्यू स्क्वायर। इसे देते हैं हम क्या? समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 से आप देखें तो एक चीज आपको दिख रही होगी कि जो ये पी स्क्वायर बराबर क्या है? 3 क्यू स्क्वायर है। यहाँ हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं पी स्क्वायर बट्टा 3 बराबर क्यू स्क्वायर, यानी क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 3 लिख सकते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं या हम कह सकते हैं कि जो पी स्क्वायर है उसमें किसका भाग जा रहा है? 3 का भाग जा रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है। पी स्क्वायर 3 से विभाजित है। पी स्क्वायर क्या है? 3 से विभाजित है। पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो पी होगा, अगर मैं स्क्वायर को हटा दूं, जो पी है एक अंक है या कोई संख्या है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि पी भी किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है। इसलिए क्या होगा? इसलिए पी भी 3 से विभाजित है। पी 3 से विभाजित है। हम कह सकते हैं कि जब पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो पी भी 3 से विभाजित होगा, या पी भी 3 से विभाजित है, या हम लिख सकते हैं 3 से विभाजित होगा। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या किया? पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए पी भी 3 से विभाजित होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा। क्या किया? कुछ नहीं किया, एक छोटी सी जो प्रोसेस है उसको आपको माइंड में रखनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। ये सिद्ध करने के लिए पहले क्या किया? वो अपरमेय के लिए बोल रहा है तो हम क्या मान लेंगे? पहले संख्या को परमेय संख्या मान लेंगे कि माना √3 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या मानते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई परमेय संख्या तो वो होती है जिन्हें हम पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। तो हमने क्या कर दिया कि √3 को जब परमेय मान लिया तो इसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख दिया? पी बटा क्यू के रूप में। यहाँ जो पी और क्यू है वह क्या है? सभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्या है? सभाज्य संख्याएं हैं। और जब हम जानते हैं कि जो सभाज्य संख्याएं होती है उनका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। अगर कोई नहीं जानता तो भी ध्यान रखना है कि एचसीएफ सभाज्य संख्याओं का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मैस है, या हम बोल सकते हैं लेस है, वो मैस है या एचसीएफ हम बोल सकते हैं, वो कितना होता है? 1 होता है। फिर इनका क्या किया? वज्र गुणा किया, तो नीचे की संख्या का ऊपर से गुणा किया तो पी, और √3 का गुणा क्यू से किया तो √3 क्यू। समीकरण नंबर 1 दे दिया। समीकरण नंबर 1 का क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। तो पी जब वर्ग करते हैं, जब पी सिंगल है तो क्या हो गया? डबल हो गया। तो पी का क्या हो गया? पी स्क्वायर हो गया। और अंडरूट की संख्या का आपको हमेशा माइंड में सेट कर लेना है कि कोई भी अगर संख्या पे अंडरूट लग रहा है, अगर उसका वर्ग करने के लिए बोल रहे हैं तो भाई उसके अंडरूट को हटा देना है। इस अंडरूट को आप झोपड़ी की जैसे भी ले सकते हो। अगर कोई घर में है, अगर उसका वर्ग कर रहे हैं तो उसका घर नष्ट हो जाएगा, केवल क्या बच जाएगी? वो संख्या ही बच जाएगी। या अंडरूट
के अंदर कोई संख्या है तो उसका वर्ग करने पर उसका अंडर हट जाता है, केवल क्या बच जाती है, संख्या बच जाती है। तो पी स्क्वायर बराबर 3q², समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से हमने देखा कि जो पी स्क्वायर है 3 से विभाजित हो रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि पी भी 3 से विभाजित होगा। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे की बात करने के लिए मैं इसको मिटा देता हूं। अब ऊपर हम देखते हैं, अब आगे हम क्या करेंगे भाई, पी स्क्वायर बराबर 3q, यहां तक की बात हमारी समझ में आ गई। अब आगे क्या करेंगे कि P बराबर 3r एक अन्य पूर्णांक लेने पर, देखो P बराबर 3r एक अन्य पूर्णांक लेने पर, यहाँ लिख देना है कि एक अन्य पूर्णांक लेने पर। हमने r क्या लिया है, एक अन्य पूर्णांक लिया है, या P बराबर 3r जो लिया है एक क्या लिया है, अन्य पूर्णांक लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे दे देंगे समीकरण नंबर 3। क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 3, P बराबर 3r, इसे दे देंगे समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर 3 का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो हमें पता है पी का क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, और 3 का कितना होता है 9, और आर का आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 4 से मैं देखूं तो कंडीशन आपको वही दिख रही होगी कि पी स्क्वायर बराबर कितना है। एक स्टेप और देखो, समीकरण नंबर 2 में किसका मान है, पी स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, 3q² दे रखा है। पी स्क्वायर बराबर है कितना है, 3q²। तो हम समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 4 में मान रख सकते हैं। तो समीकरण नंबर 2 से मान रखने पर किसका, पी स्क्वायर का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3q² बराबर 9r²। तो देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है। बराबर में जब संख्या होती है तो हम काट सकते हैं, या 3 को इधर पक्षांतर करें तो भाग जाएगा, और 3 का भाग 9 में देंगे कितने बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, q² बराबर 3r², और समीकरण नंबर 4। इसे हम यहाँ नहीं देंगे, यहाँ देंगे समीकरण नंबर 4। और यहाँ देखो q² बराबर क्या है, 3r²। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं q² बराबर 3/r²। तो ये कंडीशन जो आपको जो समीकरण नंबर 4 दिख रहा है वो समीकरण नंबर 2 की तरह दिख रहा होगा। केवल यहाँ पर p² था और यहाँ पर q² था, और कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर q² आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, r² आ गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हो इस तरह, यहाँ क्यों लिख सकते हो कि q² 3 से विभाजित है, अतः क्यू भी 3 से विभाजित होगा। ये लाइन हम लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे, जो कि q² 3 से विभाजित है, क्या है, विभाजित है। q² 3 से विभाजित है, इसलिए q भी 3 से विभाजित होगा। देखो जो q² हो 3 से विभाजित आपको दिख रहा है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर हटा दूं तो ये भी क्या होगा, विभाजित होगा। q भी 3 से विभाजित होगा। जब q² किसी संख्या के अगर वर्ग में, जैसे मान लो 25 है, 25 में अगर 5 का भाग जा रहा है तो 25 किसका वर्ग है, 5 का, तो 5 में भी 5 का भाग जा रहा है। जब वर्ग में भाग जा रहा है किसी संख्या का तो उस संख्या में भी उसका भाग जाएगा। यही चीज मैं लिख रहा हूं कि जब q² में 3 का भाग विभाजित हो रही है तो q भी 3 से विभाजित होगी। यानी कि अगर मैं आपको देखूं, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूं तो देखो हमने वहां लिखा था कि p² 3 से विभाजित है, यानी कि जो p² है या p 3 से विभाजित है उसका जो फैक्टर है वो कितना आ रहा है, 3 × 1 है, और q का भी क्या है, 3 × 1 है। यानी कि अगर मैं फैक्टर की बात करूं, गुणनखंड की बात करूं या गुणनफल की बात करूं तो p के कितने आ रहे हैं, 3 × 1 आ रहा है, और q का भी कितना आ रहा है, 3 × 1 आ रहा है। यानी कि अगर इनका मैं HCF निकालू, क्या निकालू, HCF निकालो, कॉमन हाईएस्ट फैक्टर निकालो, तो यहाँ से कितना आ रहा है, p और q का कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। जबकि मैंने आपको शुरुआत में जो लिखा था कि भाई p और q क्या है, एक सभाज्य संख्या है, और सभाज्य संख्याओं का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जबकि यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। जो हमने परिकल्पना मानी थी उसका क्या कर रहा है, ये चीज विरोध कर रही है कि भाई आना 1 चाहिए, लेकिन आना कितना आ रहा है,
3 आ रहा है, तो हमने जो परिकल्पना मानी थी उसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। अतः हम कह देंगे कि जो अनुरूढ़ 3 लेकर हम चल रहे हैं वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां से हम लिख देंगे कि अतः HCF ऑफ PQ बराबर 3। क्या हो गया, HCF ऑफ PQ बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। यहां हम ये भी लिख सकते हैं, अब P व Q दोनों ही किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है। यहाँ हम लिख देंगे कि HCF ऑफ PQ कितना है, 3 है। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो P है उसमें भी 3 का भाग जा रहा है और Q है उसमें भी 3 का भाग जा रहा है, यानी कि इसमें भी 3 फैक्टर में 3 आ रहा है और इसके फैक्टर में भी 3 आ रहा है। तो इन दोनों का जो HCF है वो कितना आ गया, 1, जबकि हमारी शर्त के अनुसार कितना होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। तो HCF ऑफ PQ बराबर कितना आ गया, 3, जो कि हमारी शर्त या परिकल्पना जो हमने पहली कल्पना की थी, परिकल्पना के विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास है। अतः जो अनुरूढ़ 3 हम लेके चल रहे थे वो क्या है, एक परिमेय नहीं, कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो कि हमारी परिकल्पना के विरोधाभास है। अतः अनुरूढ़ 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये पूरी चीज आपको समझ में आई होगी। जिसने ये क्लास देखी है वो 3 नंबर आज पक्के कर ले गया। कितने नंबर, 3 नंबर। 100% हर साल क्वेश्चन आ रहा तो इस साल भी आएगा। और आपको पिछले साल के जितने पेपर है वो इसी चैनल पर ICCR क्लासेस में मैथ, रीजनिंग और मैथ, साइंस और इंग्लिश के तीनों आपको सॉल्व कराए जाएंगे। और मेरे हिसाब से जो एग्जाम में 30 क्वेश्चन आएंगे वो लगभग आपको यहाँ बोर्ड से ही देखने को मिलेंगे। इस बात की आपको गारंटी मैं देता हूँ। तो आपको ये जो क्वेश्चन है यहाँ देखो, हमने क्या लिया, P बराबर 3R एक अन्य पूर्णांक लिया, इसका वर्ग कर दिया तो P का वर्ग कितना होगा, P स्क्वायर हो जाएगा और R का क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। और 3 का हम जानते हैं कितना होता है, 9 होता है। तो P स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 2 में था, तो समीकरण नंबर 2 से मान रखने पर तो P स्क्वायर का मान कितना लिखा, 3Q स्क्वायर लिख दिया। तो 3 से काटा, 3 से 9 कट गया 3 बार, तो Q स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 3R स्क्वायर। ये कंडीशन आपको समझ में आई होगी भाई। Q स्क्वायर 3 से विभाजित है तो Q भी 3 से विभाजित होगा। तो यहाँ देखो, जब P भी 3 से विभाजित है और Q भी 3 से विभाजित है, जो गुणनफल आता है उसका मतलब ये है कि उस संख्या में उसका भाग जा रहा है। तो P में भी 3 का भाग जा रहा है और Q में भी 3 का भाग जा रहा है। जब दोनों के गुणनफल में 3 है तो उनका HCF 1 नहीं, कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। और हमारे अनुसार जो परिकल्पना मानी थी कि जब ये परिमेय संख्या जब भी हो सकती है जब इनका HCF कितना हो, 1 हो। तो ये परिमेय नहीं होगी तो कौन सी होगी, अपरिमेय होगी, जो कि हमारी परिकल्पना क्या है, विरोधाभास है। अतः अनुरूढ़ 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस 3 जो हमने लिया है उसकी जगह आप 2 के लिए भी कर सकते हो, 5 के लिए भी कर सकते हो, 7 के लिए भी कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन की और हम बात करेंगे अगली क्लास में। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रकार, जो अपने नेक्स्ट टाइप जो आती है, इसमें लास्ट टाइप है, उस प्रकार क्वेश्चन करके अगली क्लास में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे और एक्सरसाइज 2 की हम बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करनी है। पहले तो आपको केवल मैथ की क्लासें मिल रही थी, लेकिन अब सुरेंद्र सर जैसे ही उनको टाइम मिलता है कि वो रोज आपको क्लास देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्या है, थोड़ी बहुत अभी बिजी है। तो 1-2 दिन में जब भी वो फ्री होंगे तो आपको क्लासें रेगुलर मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो साइंस का कोर्स भी वो लगभग पूरा करवा देंगे, मॉडल पेपर भी आपको देंगे, उसकी आपको कोई दिक्कत लेनी नहीं है। आपको तो जो ICCR क्लासेज है इस YouTube चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और जितने भी आपके साथी या परिचित जो 10th क्लास में पढ़ता है उन सभी के पास आपको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है। और 10th क्लास के अलावा जो 12th क्लास के विद्यार्थी है वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। उनके लिए भी हमें जनवरी से जो टेस्ट सीरीज है वो क्लास पर यहाँ चैनल पर लागू करेंगे। उनके लिए भी टेस्ट, मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को बताएं। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद साथियों।